नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसबी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति या आलोचना सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हिंदी के प्रमुख आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। हिंदी के प्रमुख समीक्षकों में आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सर्वोपरि स्थान रखते हैं। ठीक, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके समस्त आलोचना संबंधी विचारों, सिद्धांतों और उपलब्धियों का उल्लेख हिंदी साहित्य में यानी हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आज तक कोई उनके दृष्टि को छू नहीं पाया। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रस मीमांसा में कहा है कि आलोचना की जो पद्धति होती है वह वेद युक्त पद्धति होती है। उसमें गूढ़ रहस्यों को समझने की सूझबूझ दृष्टि होनी चाहिए। ठीक, जैसे आलोचना में आंतरिक प्रक्रिया और बाह्य प्रक्रिया, ये दो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। कवि कर्म विधान के दो पक्ष, विभाव पक्ष और भाव पक्ष को उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि काव्य में विभाव ही मुख्य है। भावों की प्रकृति, आधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ प्रत्यक्षीकरण का सबसे पहला और आवश्यक काम है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना की सूक्ष्म दृष्टि में भाव को विशेष महत्व दिया है। यानी कविता या जो भी आलोचना ग्रंथ है उसका भाव क्या है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक, संचारी भाव शुक्ल जी के अनुसार जो भाव ऐसे हैं जिन्हें किसी पाठ को प्रकट करते देख या सुनकर दर्शक या श्रोता जो उन्हीं भावों सा अनुभव करते हैं वे प्रधान भावों में रखे गए हैं। शेष भाव मन के वेग संचारियों में रखे गए हैं। उन्होंने इन्हें मनोवैज्ञानिक की भाव चक्र और भाव की धारणा से अलग माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस क्या है, रस की आलोचना किस प्रकार करते हैं या रस को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार रस हृदय की मुक्तावस्था को ही रस दशा कहा जाता है। मुक्त का अर्थ है व्यक्तिबद्ध दशा से ऊपर उठकर लोक सामान्य भाव भूमि पर जा पहुंचना। यह उनकी मौलिक विचारधारा है। उन्होंने रस की दो कोटियां मानी हैं, उत्तम कोटि और मध्यम कोटि।
पाठक अथवा सहृदय का विकल्प आश्रय के साथ जब सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं तब उनमें उत्तम कोटि की रस की अनुभूति होती है। और जब नहीं कर पाते, केवल कवि के साथ ही सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं, तब वह मध्यम कोटि की अनुभूति कहलाती है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्यक्ष की अनुभूति का भी उल्लेख किया है। रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा पृथक कोटि की अनुभूति नहीं है, बल्कि उसी का एक उदात्त स्वरूप है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने स्पष्ट सूचित कर दिया है कि वासना रूप में स्थित भाव ही रस में जगा करते हैं। यह वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति के अंतःकरण प्रवृत्ति में निहित हो जाती है। हिंदी साहित्य के आलोचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के क्षेत्र में साधारणीकरण का सिद्धांत दिया। साधारणीकरण का स्वरूप शुक्ल जी बताते हुए कह रहे हैं कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता है कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रस की अनुभूति की पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में साधारणीकरण कहलाता है। साधारणीकरण के पहलुओं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशद रूप से विचार किया है। उन्होंने साधारणीकरण को आलंबन के रूप में बताते हुए कहते हैं कि साधारणीकरण आलंबन का होता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण जो होता है आलंबन धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं का, पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा बहुत कम हो जाता है। शुक्ल जी ने कोचे के अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। जो कोचे का अभिव्यंजनावाद है उसको शुक्ल जी ने उसका जबरदस्त विरोध किया। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आप लोगों का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति या आलोचना समीक्षा की जो सूझबूझ दृष्टि रही। उम्मीद करता हूं कि जो अभी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने बताया वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत